नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है लाइव 7 के इस खास पेशकश में। बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। दोनों के रांची, गोड्डा और बेरमो के आवास पर छापेमारी की जा रही है। पहले दिन की रेड में प्रदीप यादव के ठिकानों से कुछ दस्तावेज बरामद होने की सूचना सामने आई है। वहीं कुमार जयमंगल के ठिकानों से कुछ बरामदगी की कोई सूचना फिलहाल नहीं आई है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी राहुल, फिलहाल छापेमारी को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं? छापेमारी की बात करें तो 24 घंटे से अधिक का समय छापेमारी को लेकर हो चुका है। लगातार छापेमारी चल रही है। कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर पूरे रात जो आईटी की टीम थी बनी हुई थी, आईटी की टीम रात में यहीं पे रात गुजारी है। उसके बाद सुबह से फिर जांच में जुट गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लगातार जांच हो रही है उसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगर हम कल की बात करें तो 55 ठिकानों पर ईडी ने, आईटी की टीम ने कल छापेमारी की थी, जिसमें कि अगर हम बात करें कि रांची के अलावा भी जमशेदपुर, बेरमो, चतरा, खूंटी, चाईबासा, गोड्डा, कोलकाता, पटना, गुड़गांव में छापेमारी की गई। अगर हम रांची की बात करें तो सबसे अधिक रांची में स्थानों पर छापेमारी की 28 छापेमारी की। जमशेदपुर में 15 जगह, उसके साथ ही कोलकाता में 5 जगह छापेमारी की गई। चाईबासा में भी छापेमारी हुई। तो कुल 55 ठिकानों पर कल छापेमारी हुई है। तो एक बड़ी संख्या में कल आईटी की टीम ने छापेमारी की है। अगर बरामदगी की बात करें तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, प्रदीप यादव के घर से कुछ जरूरी कागजात, निवेश से कागजात बरामद किए गए हैं। और प्रदीप यादव के जो जानने वाले हैं, काफी करीबी हैं, ठेकेदार श्यामाकांत यादव और विनोद कुमार लाल के ठिकानों से 50 लाख और कागजात बरामद किए गए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50 लाख की राशि बड़ी राशि होगी और निवेश के जो कागजात हैं वो बरामद हुए। हालांकि जो अनूप सिंह हैं, उनके सहयोगी हैं, कोयला व्यवसायी हैं, अजय सिंह के ठिकानों पे बेरमो में जो उनका ढोड़ी स्थित लेबर आवास है, वहां पे भी छापेमारी की गई। वहां पे कुछ दस्तावेज बरामद होने की सूचना आ रही, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन जो प्रदीप यादव के जो काफी करीब है, उनके यहाँ से 50 लाख रुपए नगद और कुछ निवेश के कागजात बरामद होने की जी राहुल, जिस तरह से अनूप सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं, कल देखा हमने कि वो अपने लॉन में मस्ती करते नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अनूप सिंह इस छापेमारी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है। उन्हें पता है कि ये जो छापेमारी है इससे कुछ होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र पर निशाना भी साधा। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये छापेमारी इनकम टैक्स की नहीं, बीजेपी की छापेमारी है। तो इन सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए, अभी भी छापेमारी चल रही है और छापेमारी लगातार जारी है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि छापेमारी के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते। टीम जो कागजात हैं, उनके दस्तावेज हैं, उसकी जांच कर रही है। अगर हम कल की बात करें तो अनूप सिंह ने बेबाकी से मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखी। उसके अलावा अगर आज की हम बात करें तो आज भी अनूप सिंह में आप देखे होंगे, जिस तरीके से अभी सुबह के विजुअल्स चल रहे थे, उसमें आप देखे होंगे वो अपने हम बता दें कि कल सुबह से जो छापेमारी इनकम टैक्स की टीम के द्वारा चालू हुई थी कांग्रेस विधायकों के यहाँ, कांग्रेस विधायक यानी बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, साथ ही साथ पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के यहाँ लगातार छापेमारी चल रही थी। कल शाम होते होते कहीं ना कहीं थम गई थी, लेकिन आज फिर सूर्योदय के साथ ही दूसरे दिन भी छापेमारी लगातार जारी है। और यह खबर आ रही है कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के यहाँ से कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी छानबीन फिलहाल चल रही है। लेकिन अंदर छापेमारी चल रही है। अब इसके अंदर क्या कुछ जांच कर रहे हैं आईटी के टीम के लोग। कल से 24 घंटा से अधिक का समय बीत चुका है। क्या कुछ खास कागजात, क्या कुछ निवेश के कागजात मिले हैं, या
किसी अन्य पहलू पर भी आईटी की टीम जांच करे। ये सब सारी चीजें जांच खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से आईटी की टीम रात में यही अनूप सिंह के आवाज में ही स्टे की बाहर नहीं निकली है, तो एक तरह से कह सकते हैं कुछ अहम जांच की ओर आईटी की टीम बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि जांच जब खत्म होती है, आईटी की टीम जब बाहर निकलती है, क्या कुछ जानकारी देती है, क्या कुछ प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी देने की कोशिश करती है कि क्या कुछ बरामद हुआ। हालांकि प्रदीप यादव के जो करीबी हैं उनके यहाँ से जो 50 लाख और निवेश के कागजात बरामद होने की बात सामने आई है, वो आईटी की ओर से तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी ठिकानों पर जो प्रदीप यादव के जो सहयोगी हैं उनके यहाँ छापेमारी हो सकती है। जी, हमने देखा कि अनूप सिंह बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो मीडिया से मुखातिब लगातार हो रहे हैं। लेकिन अगर पोड़ैयाहाट विधायक की बात करें, प्रदीप यादव कहीं ना कहीं बयान देने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वो मीडिया के सामने भी नहीं आए और उनके इस तरह के कुछ भी बयान छापेमारी को लेकर सामने नहीं आए। और आपने जैसा बताया कि फिलहाल उनके 2 करीबियों के पास से नगद भी बरामद हुए और कई अहम दस्तावेज जो बरामद हुए उसकी छानबीन चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप यादव के मन में यह शंका थी कि उनके पास से कहीं ना कहीं कुछ बरामद होने वाला है, जिसको लेकर वो बिल्कुल शांत हैं और मुखातिब होने से डर रहे हैं और बच रहे हैं, कह सकते हैं। देखिए, प्रदीप यादव के जिस तरीके से कल छापेमारी हुई, पहले प्रदीप यादव के घर पे ही छापेमारी हुई, उसके बाद अन्य जैसे अनूप सिंह की हम बात कर रहे हैं उनके घर पे छापेमारी हुई। पहले सबसे पहले आईटी का रेड प्रदीप यादव के घर पे ही पड़ा। प्रदीप यादव हालांकि उस समय रांची में थे, वो अपने निवास पोड़ैयाहाट में नहीं थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदीप यादव बयान देने से बच रहे थे, कहीं न कहीं उनको डर था कि उनके यहाँ से या उनके करीबियों के यहाँ से कुछ बरामद हो सकता है। और उसका आप देखेंगे कि देर शाम तक जो अपडेट आईटी की ओर से आया है, जो हमने अपडेट पता करने की कोशिश की है, उस अपडेट में यही अभी तक जानकारी निकल के आई है कि 50 लाख की राशि और निवेश के दस्तावेज सामने हैं। हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आगे का शक्ति प्रदर्शन है ईडी के खिलाफ, आईटी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि ये जो बीजेपी है, केंद्र की सरकार है, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। और उस दुरुपयोग का नतीजा कि जहां पर भी गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में, जिन राज्यों में चल रही, उसे अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो शक्ति प्रदर्शन है उसमें 2 विधायक नहीं शामिल होंगे और इस आईटी के रेड से कुछ विधायक डरे समय भी होंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईटी की रेड पड़ने के बाद कांग्रेस के विधायक हों या जेएमएम के विधायक हों, आरजेडी के हालांकि एक ही विधायक है, लेकिन उन लोगों को भी डर कहीं ना कहीं सता रहा होगा कि अब किसका नंबर है। हालांकि एक तरह से हम कह सकते हैं इन जांच एजेंसियों के जांच के करने से कहीं न कहीं उन विधायकों पे प्रेशर होगा जिन विधायकों पर भी जांच की तलवार लटकी हुई होगी। अब देखना यह होगा कि आज जो कार्यक्रम कर रही है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, एक तरह से कहें कि यूपीए का जो संयुक्त कार्यक्रम है तरीके का होता हो, कितना भी देखने वाली बात होगी। प्रदीप यादव के यहाँ भी चल रही है, अनूप सिंह के यहाँ भी चल रही है, अजय सिंह के यहाँ भी चल रही है। अन्य अभी भी जांच खत्म होगी, अभी भी इस पर संशय आयुष बना हुआ है। जी, आपने बताया राहुल कि आज यूपीए का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन तो 3 नवंबर को ही शुरू हो गया था सीएम आवास के बाहर, जब सीएम खुद सीएम आवास के बाहर निकल कर जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरह से कहे कि हुंकार भरी थी या फिर इस शक्ति प्रदर्शन के शंखनाद की थी। उसके बाद वो रायपुर रवाना हो गए। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जेएमएम, या यूं कहें कि महागठबंधन के जो भी विधायक या नेता हैं, वो लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए लगातार इनकम टैक्स, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को झारखंड के विधायकों के पीछे छोड़ रही है। इसमें कितनी सत्यता है? और यह आरोप कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा सकता है कि जब से सीएम ने अपने आवास के बाहर आकर जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद ही अगले दिन छापेमारी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य होता सामने दिख रहा है। देखिए, इसमें सत्यता कितनी है इस पर मुहर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुहर नहीं लगा सकते हम, इसलिए कि देखिए कोई भी जांच एजेंसी जब काम करती है
तो अचानक से किसी यहाँ छापेमारी नहीं करती, उसमें कई पहलुओं को संभालती है और टटोलती है, कई पहलुओं पे का अध्ययन करती है, काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिकल करने के बाद कहीं पे छापेमारी करती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीपी सिंह ने कल बयान दिया था, आप सीपी सिंह के बयान को देखेंगे तो सीपी सिंह ने साफ कहा था कि एक नेता को बनना आसान है लेकिन एक आईएएस अधिकारी बनना काफ़ी मुश्किल है। कोई भी नेता बन सकता है लेकिन कोई आईएएस अधिकारी नहीं बन सकता। कोई नेता आईएएस अधिकारी बन के दिखा दे। तो उनका साफ कहना था कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी नेता का दबाव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी से बीजेपी का बरामद होना, लगातार ये आरोप लगते आ रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों पे अब कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये निशाना उनका एक तरह से हम कहें कि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरीके से 3 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और अगले सुबह हम कह सकते हैं ईडी का रेड सत्ता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, उनके यहाँ छापेमारी होती है तो कहीं न कहीं एक तरह से कहें कि यहाँ छाप होती है साफ हो पाएगा जांच के दौरान अगर दस्तावेज करता है। लेकिन इतनी सतर्कता कोई दस्तावेज कुछ ऐसे बरामद की आईटी बात करती है, तब एक तरह से हम कहेंगे कि जांच सही दिशा में जा रही थी। हालांकि आईटी हो, सीबीआई हो या ईडी, तीनों संवैधानिक संस्था है, इस पर किसी तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सरकार का दबाव नहीं होता। लेकिन लगातार कांग्रेस हो, जेएमएम हो या अन्य जो भी दल हो, जो विपक्ष के दल हैं, वो लगातार पर आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा इस खबर पर। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरे दिन भी लगातार कांग्रेस विधायकों के साथ साथ कई अन्य कारोबारियों के यहां छापेमारी लगातार जारी है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां आरोप लगा रही हैं, यानी कि महागठबंधन के विधायक और नेता जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, उसको लेकर केंद्र की सरकार या फिर यूं कहें बीजेपी के विधायकों या फिर सांसदों या फिर नेताओं ने क्या कुछ पलटवार किया है। बता दें कि कल सुबह से ही इनकम टैक्स के अधिकारी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर कल शाम कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए ये छापेमारी थम गई थी। लेकिन आज सूर्योदय के साथ ही एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम एक्टिव नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है और लगातार छापेमारी चल रही है। इसी को लेकर अनूप सिंह के यहां से कुछ भी बरामद होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन प्रदीप यादव के करीबियों के पास से और उनके आवास से कुछ अहम दस्तावेज और नगद रुपए बरामद होने की खबर सामने आई है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राहुल, हम चर्चा करेंगे बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने इस छापेमारी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, कल बाबूलाल मरांडी जो हैं विधायक दल के नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये काम करने वाली सरकार नहीं, जनता के लिए काम करने वाली सरकार ये नहीं है, ये अपनी जेब भरने वाली सरकार है, ये कमाने वाली सरकार है। तो जिस तरह से छापेमारी चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि कईयों के यहाँ से जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके करीबियों के यहाँ से भारी मात्रा में नगद बरामद हुआ है। तो बाबूलाल मरांडी का इस तरह से बयान देना किस बात को दर्शाता है? देखिए, कल बाबूलाल मरांडी से 2 तरह के बयान दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पत्रकार ने कहा कि क्या इतनी जल्दीबाजी है, क्या आप लोग 2024 तक इंतजार नहीं कर सकते हैं? 2024 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक का इंतजार आप कर सकते हैं। तो उनका ठीक जवाब था कि और नहीं हम लूटने देंगे। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बालू लूट रही है, गिट्टी लूट रही है, पत्थर लूट रही है, ग्रेनाइट लूट रही है, कोयला लूट रही है, लोहा लूट रही है, जितने लौह अयस्क सरकार कर रही है सारी लूटने एक तरह से हम इससे कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी हो या दीपक प्रकाश हो, आप उपचुनाव में भी देखे होंगे, हमेशा से कहते रहे हैं 10 से 5 दिनों में सरकार है
अगले कुछ सप्ताह में सरकार गिरने वाली है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन बयानों को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए, हमें इसके भी मायने निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पे इस समय प्रेशर बनाया गया है, एक तरह से कहें कि जांच एजेंसी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई है, उसका महंगाई को लेकर महंगाई को लेकर, गैस की सिलेंडर की वृद्धि को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही, अकेले प्रदर्शन करती रही, जबकि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, लेकिन आप देखेंगे कि राजभवन के पूरे राज्य में राज्यव्यापी जो आंदोलन किया गया महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें सिर्फ जितने भी आंदोलन हुए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन दिसंबर में सरकार पूरी करेगी, हम ये कह सकते हैं कि पौने 3 सालों में सरकार का एक पहला कार्यक्रम होगा बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ, कि संयुक्त धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आरजेडी के भी लोग होंगे, जेएमएम के लोग होंगे और कांग्रेस के भी लोग होंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे जिले में, राज्य के पूरे जिलों में, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। जो डीसी होंगे उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल के नाम से, और उसके अलावा प्रखंड स्तर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अगर हम बात करें रांची की राजधानी समीप, जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पहुंचना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ी देर में वहां पे धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस पहले अकेला प्रदर्शन करती थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया, उसके बाद से सियासत गरमासी गई है। जेएमएम, आरजेडी और जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस अब साथ मिलकर प्रदर्शन की। हालांकि प्रदर्शन के बीच आईटी की रेड चल रही है। अब रेड में क्या कुछ निकल के आता है, प्रदर्शन से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश ये तीनों पार्टियां करती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ ही दिन के अंदर ये सरकार अस्थिर हो जाएगी और सरकार गिरने वाली है। इस तरह की भविष्यवाणियां पहले भी हुई हैं। हम आपको बता दें कि निशिकांत दुबे लगातार सरकार पर हमलावर थे और उन्होंने पहले भी कहा था कि यह सरकार गिरने वाली है। जिस तरह से यह सरकार चल रही है, इनके विधायक पकड़े जाएंगे, इन पर छापेमारियां चल रही है, सरकार गिरने वाली है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, फ्लोर टेस्ट होता है और कहीं ना कहीं बहुमत साबित हो जाता है और फिर से हेमंत सोरेन जो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी सरकार स्टेबल हो जाती है। फिर से वही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री को ईडी समन करती है। उसके बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने अपने आवास के बाहर आकर हुंकार भरा, उन्होंने केंद्र को ललकारा, उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को ललकारा, जिसके बाद फिर तुरंत इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली। और उसके साथ ही साथ फिर से विपक्ष की ओर से यह बयानबाजी चालू हो गई है कि एक बार फिर सरकार डिस्टेबलाइज हो गई है, अस्थिर हो गई है, गिरने वाली है। लेकिन 11 नवंबर को जो विशेष सत्र होने वाला है, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर अगर बात करें, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तो क्या लगता है ये विशेष सत्र जो है क्या सही में स्थानीयता नीति को पारित करने को लेकर, आरक्षण को पारित करने को लेकर होगा, या फिर ये हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? देखिए, अगर हम सत्र की बात करें या राजनीतिक हालात की बात करें, राजनीतिक अस्थिरता की बात करें, झारखंड तक की जो बातें हैं, तो लगभग सरकार को बने 2 साल 11 महीने होने वाले हैं। 2 साल 11 महीने में पहली बार आईपीआरडी की ओर से मुख्यमंत्री का 15 दिनों का कार्यक्रम जारी हुआ। उसके अलावा जैसे ही ईडी ने समन भेजा, उसके बाद कार्यक्रम 15 दिनों का जारी हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधन में कहा कि ईडी को दम है तो हमें गिरफ्तार करे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने अधिवक्ता को भेजकर 3 सप्ताह का समय भी मांगा। तो उन्होंने वो 2 तरीके से काम करे। एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो संविधान के तहत उनकी शक्तियां मिली हैं, जो संविधान के तहत जो नियम है, कानून है, उसका भी पालन कर रहे हैं। ये दोनों चीजों को मिला के देखिए। और लेकिन बाबूलाल मरांडी के अगर बयान की बात करें तो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, या हम कह लें कि दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है, तीनों लोग भविष्यवाणियां लगातार करते रहे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों का कोई खासा असर अभी तक देखने को नहीं मिला। हालांकि स्थिति बनी रहती है झारखंड में, ये अलग बात है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो रघुवर सरकार ही एक ऐसी सरकार थी जो शांति से 5 सालों का कार्यकाल पूरा की।
अब दूसरी सरकार है जो यूपीए की सरकार है, अब इसका 3 साल पूरा होने वाला, 1 महीना बचा है और एक इसकी भी जो नेता है उम्मीद जता रहे हैं कि हम 5 साल पूरा करें। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरकार अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई थी। ये 2 चीजें होंगी। विशेष सत्र ईडी के तारीख होने के बाद तत्काल बुलाया गया, उसके बाद 10 तारीख को कैबिनेट बुलाया गया, उसके बाद 11 को विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र में स्थानीय नीति पर चर्चा होगी, स्थानीय नीति को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा और सदन में पूरा बहुमत है और प्रस्ताव को पास भी करा लेगी। हालांकि इसके पहले की अगर बात करें तो इससे पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस में एक तरह से कहेंगे 2 तरह की बयानबाजी हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एक अलग बयान दे रहे थे, उसके अलावा जो अनूप सिंह के यहाँ आईटी की छापेमारी, उसके अलावा और भी अन्य अन्य नेता जो थे वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से यूपीए विधायक दल की बैठक आप देखेंगे कि 2 तारीख को देर शाम जो हुई उसमें तय हो गया कि स्थानीय नीति को लेकर जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर की जाएंगी, कैबिनेट में दूर की जाएंगी और 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू की जाएगी। अब ये देखना होगा कि जो कुरीतियां हैं, जो लोग लगातार कह रहे थे कि 1932 के स्थानीय नीति लागू करने से कोल्हान के लोग छूट जाएंगे या अन्य राज्यों के जो जिलों के लोग हैं जिनके पास वो काफी दिनों से मूलवासी हैं यहाँ के, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उनको किस तरीके से हम स्थानीयता का दर्जा दिला पाएंगे, इन सारी विषयों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी, विधानसभा में चर्चा होगी। और 11 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें स्थानीय नीति के साथ 27% जो आरक्षण की बात ओबीसी को की गई है उसको प्रस्ताव को पारित किया जाएगा कैबिनेट से पारित करने के बाद। एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के लिए 11 तारीख का बड़ा दिन है। हालांकि उस बड़े दिन में सबसे बड़ा अहम योगदान हमें कह सकते हैं कि ईडी निभा रही है। अगर ईडी का समन जारी नहीं होता तो हमें उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि राज्य के लोगों को लिए, स्थानीय नीति के लिए, स्थानीयता के लिए ईडी एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो लोगों को फायदा भी हो रहा अगर ईडी से के माध्यम से हम देखेंगे, दूसरे नजरिया से देखेंगे। लेकिन ईडी के समन भेजे जाने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ी है और मुश्किलें बढ़ने की वजह यही है कि अनन फनन में वो विशेष सत्र बुला रहे हैं और प्रस्ताव को पेश करेंगे और उसे पारित भी करा लेंगे, क्योंकि जब सत्ता दल के पास मैंडेट होता है, संख्या बल होता है, क्योंकि सदन जो चल इस तरीके से यूपीए सभी विधायकों में एकजुटता देखिए, उस एकजुटता का परिणाम कहीं ना कहीं विधानसभा में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही बीजेपी एक उम्मीद की जा रही है कि सदन में विधेयक का विरोध करेगी, सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर 7 नवंबर से वो भी प्रदर्शन प्रखंड स्तर पर करना जा रही है, जिला मुख्यालय पर करने जा रही है, तो उसको भी लेकर 11 तारीख को मुख्यमंत्री जब सदन में होने की उम्मीद आ रही है। इन सारी चीजों की अगर हम कहें सदन के ऊपर अगर हम बात करें तो सदन में हंगामे की स्थिति होगी, लेकिन सत्ता दल के पास संख्या बल है, इस वजह से किसी भी प्रस्ताव को पास होने में कोई दिक्कत या कोई कठिनाई होने की संभावना जताई नहीं जा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। इस छापेमारी से जुड़ी खबर के अपडेट्स के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल बता दें कि पिछले 3 घंटों से लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया इनकम टैक्स के विभाग की ओर से, लेकिन प्रदीप यादव जो पोड़ैयाहाट विधायक हैं उनके यहां से, उनके आवास से, उनके ठिकानों से कुछ दस्तावेज, अहम दस्तावेज बरामद होने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ उनके कुछ करीबियों के यहां से नगद बरामद होने की भी खबर है।